सो हेलो हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों जिनको मैं बोलता हूँ कॉमर्स के चीतों। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे बिकॉज आपके प्री बोर्ड 1 काफ़ी ज़्यादा नियर आ चुके हैं। प्री बोर्ड 2 भी आ रहे हैं, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो इस बैच के अंदर हम लोगों ने आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको यूट्यूब पे A to Z हर एक वीडियो आपके चैप्टर की मिलेगी जो पर्टिकुलरली एक प्लेलिस्ट में डली हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो। ऑल राइट, सो ये बैच जो है मैं चाहता हूँ सबको शेयर किया जाए। जो जो बच्चों को इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में दिक्कत आ रही है, जो जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, जिनको इतना सा कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, इसी वे में वे वीडियोस बता रहा हूँ ताकि आपको A to Z आपके कंप्लीटली, मैं बोलता हूँ ना A to Z कंप्लीटली का मतलब ये है कि हाँ भाई पूरा जड़ से आपके जो कॉज है ना, जो प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है समझने में, वो खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये आज हम लाए हैं चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि कैसे यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो अपना आउटपुट डिसाइड करती है कि भाई कब प्रोड्यूस करना चाहिए हमको, किस प्राइस पे प्रोड्यूस हमको करना वारे में रहेगा, मतलब कि हमें प्रॉफिटेबल रहेगा। कोई सिचुएशंस ऐसी देखेंगे हम लोग कि जहाँ पर फर्म बोलती है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ प्रोड्यूस, वो कुछ ऐसी प्रोडक्शन जगह देखेंगे जहाँ पर फर्म बोलती है मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ। ऑलराइट, सो ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं ना, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स करवा चुका हूँ मैं, प्लीज़ उनको देखते देखते लाइन में इस चैप्टर तक आओ। ऑलराइट, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है स्पेशली, ये सारा का सारा आपके पुराने से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन कराया है, मैंने आपको कॉस्ट करवाया है, मैंने आपको डिमांड करवाया है, इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम चीज़ें उससे इंटर रिलेट करेंगी। ऑल राइट, सो इस चैप्टर को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू को भी पढ़ना है, जिसमें सप्लाई को भी पढ़ना है, और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर जो फर्म है वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन करें या कहाँ पर वो छोड़ दिए हम बाहर निकल जाएं इस जगह से और हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो आई होप आप लोग इस बैच में मजा कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, अगर आप बने हुए हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो चीज़ है जो एक फर्म जिसके लिए काम कर रही है। रेवेन्यू का मतलब है सेल, मतलब कि किस प्राइस पे इंसान कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, उसको उससे कितने पैसे मिले, वो उसका रेवेन्यू है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ 50 रुपये किलो संतरे चल रहे हैं, 50 रुपीज़ kg ऑरेंजेस हैं, और आपने 10 kgs लेके आए हो, तो उस बंदे को कितना रेवेन्यू हुआ? 500 रुपीज़। आपको कॉस्ट पड़ी 500 की, उसको रेवेन्यू हुआ 500 का। सो ये जो चैप्टर है इसको इंटर रिलेट करना ज़रूरी है। सो जैसे हम कॉस्ट में पढ़ रहे थे, जैसे प्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, वैसे इसके अंदर भी 3 किस्म के हमको रेवेन्यू पढ़ने हैं। एक आता है टोटल रेवेन्यू, एक आता है हमारा एवरेज रेवेन्यू, एक आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, टोटल रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू है कितना पैसा फर्म ने जनरेट किया, किस प्राइस पे बेच के और कितनी क्वांटिटी बेच के, वो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा उसका। एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा कि एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने पैसे फर्म कमा रही है, एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने पैसे फर्म कमा रही है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा कि एक्स्ट्रा एडिशनल 1 यूनिट के ऊपर, एक एक्स्ट्रा यूनिट पे फर्म को कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे फर्म कमाएगी। जैसे मार्जिनल कॉस्ट था, जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू भी है। एक्स्ट्रा एडिशनल 1 यूनिट के ऊपर फर्म कितने पैसा रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह टोटल रेवेन्यू क्या है? देखो, रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखी है, इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। टीआर का मतलब है प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। नॉर्मल डेफिनेशन यही बोलेंगे ना, कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेची, वो आपका रेवेन्यू है। या फिर ए आर अपॉन क्यू, या फिर सिग्मा एम आर, मतलब कि सम ऑफ एम आर। ये सिग्मा होता है, ये वाला साइन, इसको हम बोलते हैं सम, सम ऑफ जो आगे है मार्जिनल रेवेन्यू। ऑलराइट, इसको निकालना भी सिखाऊंगा। टी आर जो कर्व है हमारा अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि जो टी आर है, ये देखो आपके सामने कर्व है ये, इसको मैं मिटा देता हूं। टी आर आपका अपवर्ड राइजिंग है। अब ये चीज कैसे अपवर्ड राइजिंग है सर, ये पॉजिटिव स्लोप क्यों है? देखो, अगर आपकी फर्म जीरो आउटपुट जनरेट करती है
कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हो आप लोग, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो। इधर मार्किंग करता हूं मैं 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ऑलराइट, अगर आपकी फर्म एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है तो उसको कितना रेवेन्यू होगा? एक का, ये देखो, 2 करती है 2 का, 3 करती है 3 का। मतलब कि जैसे जैसे मेरा जो आउटपुट है वो बिकना ज़्यादा शुरू होता है, आउटपुट ज़्यादा बिकता है, मुझे रेवेन्यू मेरा बढ़ता है। मतलब कि आउटपुट ज़्यादा सेल किया मैंने तो उस हिसाब से मेरा रेवेन्यू भी बढ़ा, आउटपुट ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू भी ज़्यादा हुआ। इट मीन्स वो पॉजिटिवली स्लोप है। ऑलराइट, एज द आउटपुट इंक्रीजेज उसी तरह हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज करता है। यही चीज लिखी है यहाँ पर हमने कि हाँ भैया, व्हेन आउटपुट इज जीरो टी आर इज ऑल्सो जीरो, व्हेन आउटपुट इंक्रीज टी आर ऑल्सो इंक्रीज। देखो जैसे कि ये एग्जाम्पल भी है, इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, अगर आपको याद है तो। ऑलराइट, इसको शेड्यूल बोलते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, अगर आपको ग्राफ बोलेंगे बनाने के लिए टीआर का, अगर आपको टीआर की डेफिनेशन आती है तब भी आप ये ग्राफ बना के आओ। ऑलराइट, कंसेप्ट इससे इजी समझ आता है, एग्जामिनर समझ जाता है, ग्राफ बनाया अच्छा है, मतलब कि इसने अच्छा लिखा हुआ है, इट मीन्स इसके मार्क्स पूरे आने चाहिए इसके अंदर। ऑलराइट, डेफिनेशन पूछी हुई है, आपने समझ डेफिनेशन लिख दी, एग्जामिनर ने आपको 0.5 मार्क्स दिए। ये आप बोले ग्राफ बनाया होता ना हमने तो हमें आपको ज़्यादा दे देते। ऑलराइट, सो देखो जैसे कि यहाँ पर है, बॉक्स जीरो थे तो रेवेन्यू भी जीरो है। रेवेन्यू मेरा जो बॉक्सेस थे वो इंक्रीज हुए, आउटपुट मेरा यहाँ पर इंक्रीज हुआ, यहां देखो रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऑलराइट, उसी तरह एवरेज रेवेन्यू भी होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या है मैंने आपको बताया, इट इज रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट सेल ऑफ अ कमोडिटी। एक यूनिट बेचने पे आपको कितने पैसे मिले उसकी बात करता है एवरेज रेवेन्यू, मतलब कि टी आर अपॉन क्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है टी आर अपॉन क्यू। द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ, ये आपका यहां पर स्ट्रेट लाइन है। इसका रीजन क्यों है, हम पढ़ रहे हैं किसको, हमारा चैप्टर का नाम है ये परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं वो होती हैं प्राइस टेकर। प्राइस टेकर सर, व्हाट इज प्राइस टेकर? प्राइस टेकर फर्म्स वो होती हैं जिनको ना प्राइस इंडस्ट्री सेट करके देती है। ये अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस नहीं सेट कर सकते, इनको इंडस्ट्री सेट करके देती है कि आपको इस प्राइस पे बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सब्जी मंडी पे आप जाते हो सुबह, आप देखोगे वहां पर जो आलू बिकते हैं सब एक ही प्राइस बोलते हैं आपको, सब एक ही चीज, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 40-50 लोग बैठे होंगे, सब लोग 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब ये तो है नहीं ना मैं आपको बोलूंगा यार तेरे घर में आलू अलग ऐसे है, मेरे घर में, सबके घर में सेम चीज जा रही है, मतलब सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वही चीज जा रही है। तो उस जगह पे जो फर्म है ना, उसको अगर वो इससे सस्ता बेचेगी, अगर वो समझ लो इस प्राइस से सस्ता बेचती है तो उसको नुकसान हो जाएगा। इंडस्ट्री उसको बोलती है कि आपको 40 रुपए पर किलो बेचना है, ठीक है। अब वहां पर है क्या, वहां पर 40 लोग बैठते हैं, 40 सेलर्स है एक ही जगह पे, सारे साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, सबको मतलब कि कान में आवाज जा रही है आपकी जो आप बोल रहे हो, 40 रुपए किलो। अगर मुझे बताओ ये बंदा किसी पर्सन को, किसी बायर को 35 रुपए किलो बेचता है, ये तो लॉस में है, क्योंकि इंडस्ट्री ने ये स्टैंडर्ड सेट किया 40 रुपीज किलो। और अगर ये बंदा 45 रुपए किलो, 45 रुपीज किलो बेचना चाहता है, लोग इसे खरीदेंगे नहीं, ये बोलेंगे सब 40 बेच रहे हैं, तू 45 बेच। इसी वजह से यहां पर जो प्राइस है, जो इंडस्ट्री में प्राइस सेम रहता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो उसका प्राइस सेम रहेगा। बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। असली में ऐसी कंपटीशन मार्केट हमें दिखती नहीं है, असली में ऐसी मार्केट हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ें हम लोगों को माननी पड़ेंगी कि हाँ भाई हम अज्यूम काफ़ी करते हैं इकोनॉमिक्स में तो ऐसी मार्केट हो सकती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देखो, इधर जो है हमने डिमांड के अंदर पढ़ा था कि एक ग्राफ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक वाला ग्राफ। इस जगह क्या होता है, फर्म इस प्राइस के ऊपर जितने मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकती है, चाहे इतनी बेचे, इतनी बेचे, इतनी बेचे, इतनी बेचे। अगर फर्म अपना प्राइस हल्का सा चेंज करती है, चाहे वो गिराती है चाहे वो बढ़ा देती है,
तो उसका आउटपुट जकदम गिर जाएगा, मतलब कि उसके पास क्वांटिटी सोल्ड उसी वक्त गिर जाएगी। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है कि हाँ, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका प्राइस है वो AR के बराबर होता है और वही MR के बराबर भी होता है। ये आपको टेबल में मैं प्रूव करके दूंगा। ऑलराइट, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है सर? व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई, रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एन एडिशनल आउटपुट। चाहे आप MP पढ़ोगे चाहे MC पढ़ोगे, उसके अंदर एडिशनल आउटपुट जब भी लिखा जाएगा तो आप समझ लेना वो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, इसका फॉर्मूला MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, ये तो हमको सबको पता है। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, मतलब कि प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, जिनके लिए इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है, उनके लिए MR इज इक्वल टू AR होता है, इज इक्वल टू प्राइस होता है। ये दिमाग में डाल लो। ऑलराइट, MR कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ये तो हमको पता ही, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। MR पॉजिटिव होता है तो TR इंक्रीज करता है, ये अभी आपको मैं प्रूव करके देता हूँ। चलो, ये डायग्राम है, इसी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। आई होप आपको दिख रही होगी। हमने जैसे टोटल प्रोडक्ट में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना टोटल प्रोडक्ट में कि ये ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ ऐसे वो इंक्रीज करता है, ये यहाँ पर आ जाता है और ये इंक्रीज करता है, यहाँ से काट के यहाँ चल जाता है MR, AR और TR और MP, AP और TP। इधर बात है रेवेन्यू की। रेवेन्यू के अंदर क्या होता है? देखो, टोटल रेवेन्यू मैंने आपको बोला पॉजिटिवली स्लोप है वो। अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं वहां पर टोटल रेवेन्यू का ग्राफ अलग बनता है, लॉन्ग रन में टोटल रेवेन्यू का ग्राफ अलग बनता है। ऑलराइट, अब यहां पर आप देखो चीज, टोटल रेवेन्यू AR MR का रिलेशन कैसे निकलेगा। देखो, ये TR है हमारा, टोटल रेवेन्यू हमारा। ऑलराइट, ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली, नॉट ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। ये हम नॉर्मल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन का ये रिलेशनशिप नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ऑलराइट, ये चीज ध्यान में रख लेना। अगर आपको पूछते हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन में देख लेना कि हाँ भैया परफेक्ट कंपटीशन पूछा गया या फिर नॉन परफेक्ट कंपटीशन पूछा गया है। वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। देखो, TR क्या होता है? पहले इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर फॉल कर रहा है। AR कंटिन्यूसली फॉल करता है, MR फॉल करता है, जीरो होता है और यहां पर नेगेटिव हो जाता है। ये तो हम स्टार्टिंग से रिलेशन पढ़ रहे हैं। इसी को अगर निकालना हो आप लोगों ने, देखो आपको यूनिट दिए हुए हैं, आपको पेपर में टोटल रेवेन्यू दिया होगा, आपको बोलेंगे कि हाँ भाई AR MR निकाल दो, या आपको AR दिया होगा बोलेंगे TR MR निकाल के दो। तो इस हिसाब से ध्यान में रख के चीजें चलनी है हम लोगों ने कि हाँ भैया क्या 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 चीजें निकलती हैं। ऑलराइट, टोटल रेवेन्यू को क्वेश्चन में गिवन है 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18, 10। अगर मैं इधर से MR निकालना चाहूँ बड़ा इजी रहेगा, पहला तो 10 का 10 रहेगा, फिर इसमें से इसको TRN माइनस TRN माइनस 1, 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 फिर इसमें से इसको माइनस में चला गया, माइनस में नेगेटिव जा रहा है और लास्ट में ये 8 हो गया। यहाँ तक हम समझ गए। एवरेज रेवेन्यू निकालना होता है तो उसको हम बोलते हैं AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। अगर याद है तो 2 डिवाइडेड बाई 18 9 आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 24 8 आ गया। अब यहाँ पर देख चीज देखो, यहाँ AR फॉल कर रहा है, MR भी फॉल कर रहा है, यहाँ तक MR जो था फॉल किया लगातार, यहाँ पर जीरो हुआ और इसके बाद नेगेटिव हो गया। AR कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, AR लेकिन कभी भी जीरो नहीं हुआ और ना ही नेगेटिव हुआ, AR हमेशा पॉजिटिव रहा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि MR इज पॉजिटिव, TR इंक्रीजेस। देखो MR यहां तक पॉजिटिव था, TR यहां तक इंक्रीज किया। ऑलराइट, TR फॉल किया, MR नेगेटिव हो गया। ये TR फॉल कर रहा है या MR जो है हमारा नेगेटिव चल रहा है। When MR is 0, TR is maximum। ये देखो MR जब 0 था, TR मैक्सिमम है 30। AR keeps on falling, showing inverse relationship between price and quantity demanded। अब समझ आया डिमांड के साथ क्या रिलेशन है इसका। हमने बोला था कि जो AR है इधर प्राइस का काम करता है, याद है हमको। यहां देखो आप, यहां पर आप यूनिट देखो, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। पहले 1 था, प्राइस 10 था, जब क्वांटिटी 10 हो गई प्राइस 1 हो गया, मतलब कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो इनवर्स रिलेशन था
वो शो हुआ यहाँ पर हम लोगों को AR के थ्रू कि प्राइस देखो कभी भी प्राइस जीरो नहीं होता, कभी भी प्राइस नेगेटिव नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर भी AR जो था जीरो नहीं हुआ ना ही नेगेटिव हुआ, यहाँ से हमको प्रूव होता है। ऑलराइट, ये था तीनों का रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। कांस्टेंट मींस परफेक्ट कंपटीशन। यहां पर आप देखो प्राइस AR और MR का ये रिलेशन आ रहा है कि यहां पर प्राइस AR और MR सेम रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, क्वेश्चन ऐसे बना के देता हूं मैं आपको। टोटल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, ठीक है। AR कितना यहां पर निकला हुआ है, समझ लो 1, 2, 3, 4। AR कितना हो जाएगा आपका 10, 10, 10, 10। MR कितना हो जाएगा आपका, ये देखो इसमें से इसको माइनस किया 10, इसमें से इसको माइनस किया 10, इसमें से इसको माइनस किया 10। सो इन प्राइस टेकिंग फर्म वहां पर AR, MR और हमारा प्राइस बराबर रहता है। ऑलराइट, और जब TR और उसका रिलेशनशिप क्या होगा, अब देखो TR तो क्या है, इंक्रीजिंग लाइन है। TR में यहीं पर बनाया था ऐसे करके, ये TR आ गया मेरा, ठीक है। TR यहां पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने एक टेबल बनाया था यहां पर 10, 20, 30, 40 का, ये TR था। AR मैंने लिखा था आपको 10, 10, 10, 10, और MR भी कितना होगा आपका 10, 10, 10। यहां आप देखो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है 10, 10, 10। तो यहां पर भी हम देखेंगे जो TR है हमारा, क्योंकि MR AR भी कांस्टेंट है, इसी वजह से TR भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता रहेगा। ये दोनों ग्राफ हो गए। ऑलराइट, अगर मैं जनरल रिलेशनशिप में बात करूं आपकी, जनरली अगर मैं बात करूं होता क्या है, देखो जनरल रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR का, ये हमको नॉर्मली पता है। ये ऐसे ग्राफ बना हमारा, दोनों जीरो से स्टार्ट हुए, ये AR है, ये MR है। दूसरी लाइन से मैं AR बनाऊंगा, ये AR है। ऑलराइट, एक चीज आप ध्यान से देखते रहो। अब ग्राफ के अंदर यही पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ बनाया, ये देखो कहां काट रहा है। पहले क्या हुआ, जब AR इंक्रीज कर रहा है, MR भी ज्यादा, AR इंक्रीज कर रहा है, आप देखो MR बड़ा है। यहां पर देखो MR और उसमें ज्यादा गैप है, MR ज्यादा बड़ा। जब बराबर हुए AR मैक्सिमम हो गया। यहां पर कट यहां पर आना चाहिए था, यहां पर आ गया हुआ। AR हमारा मैक्सिमम तब है जब हमारा MR ने उसको काट दिया, और जब AR फॉल करना शुरू हुआ यहां पर, MR उससे छोटा हो गया, AR बड़ा हो गया। यहां तक समझ गए। लेकिन अगर बोला गया प्राइस फॉल कर रहा है, मतलब कि अब बात कर रहे हैं हम लोग ये वाले ग्राफ, इसके अंदर प्राइस फॉल कर रहा है, उस जगह क्या होगा, प्राइस जब गिरता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताना है ना हम लोगों को। ये AR है, ये MR है। यहां पर एक चीज नोटिस करो, AR ना ही नेगेटिव हुआ ना ही जीरो हुआ। AR ना ही नेगेटिव पे टच यहां गया, ना ये जीरो पे टच किया। लेकिन MR जो है वो यहां पर जीरो भी हुआ, यहां पर नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि प्राइस कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू जो है वो गिर रहा है, लेकिन स्लोअर रेट पे गिर रहा है। ये देखो आहिस्ता गिर रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू तेज गिर रहा है। ये देखो एवरेज रेवेन्यू 10, 9, 8 सा, यहाँ पर देखो ये -2 गिरा, यहाँ पे -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर देखो माइनस माइनस में गिर रहा है। यहाँ 1-1 का गैप है, यहाँ 2-2 का गैप है। यहाँ 1-1 का गैप है, यहाँ 2-2 का गैप है। इसी वजह से जो MR ज्यादा तेज गिरता है, AR स्लोअर रेट पे गिरता है। ये 4 रिलेशनशिप है। फिर एक आ गया बेसिक रिलेशनशिप, ये वाला TR और MR का रिलेशन निकालो। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको, TR राइज करता है, MR आपका पॉजिटिव रहता है। ये देखो पॉजिटिव है MR अभी तक। TR कांस्टेंट हुआ और मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट है TR का। MR जीरो हो गया इसी जगह पे। जब TR फॉल किया, ये स्लो फॉल की, MR आपका यहां पर नेगेटिव में चला गया। ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, और यही रिलेशनशिप हमने TP में भी पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का भी सेम रिलेशनशिप हमने पढ़ा है। ऑलराइट, साथ साथ वो भी रिवाइज हो रहा है।
अब ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ने, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और शट डाउन पॉइंट का मतलब। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक फर्म कब अपना ऐसी जगह, ऐसी कौन सी पोजीशन है फर्म की जहां पर फर्म ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि जहां पर फर्म का खर्चा और जहां पर फर्म का रेवेन्यू बराबर चल रहा है, मतलब कि फर्म जो है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में चल रहे हैं। आपकी जेब में 1000 रुपए पड़े थे, हमने 1000 रुपए ही खर्चने थे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। वैसे ही फर्म भी देखती है कि हाँ भैया एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हम लोगों को हमारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, उससे नीचे ये देखो जैसे ये हिस्सा है ये लॉस है। यहां पर आप एक चीज देखोगे, ये टीसी कर्व है टोटल कॉस्ट, ये टीआर कर्व है जो सीधे इंक्रीज करता है, यहां हमने नोटिस किया। ऑलराइट, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से, ऑब्वियसली बात है खर्चा ज्यादा है, ठीक है ना, पैसे कम है हाथ में तो लॉस होगा। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के बीच का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस जगह फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो आगे मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ऐसे समझ लो नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जहां पर आपके सिर्फ खर्चे पूरे हो रहे हैं बट एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, खर्चे आपके पूरे हो गए हैं सारे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ऑलराइट, कि हाँ भाई यहां पर फर्म सस्टेन करेगी, यहां पर फर्म चलेगी। लेकिन एक फर्म का पॉइंट होता है शट डाउन पॉइंट, की एक ऐसा पॉइंट भी होता है फर्म के पास जहां फर्म बोलती है ओके टाटा बाय बाय, अगर हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ नुकसान हो रहा है, हमारा काम अभी शट डाउन करने का, हम बंद कर देंगे। तो शट डाउन पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहां कंपनी सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट याद है, आपने देखा है एवीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये जो हमारी आउटपुट के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करती है। आउटपुट बढ़ता है तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है, उसी को हम बोलते हैं। यहां पर शटडाउन पॉइंट पे आपके ना जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी, चाहे वो टीएफसी है चाहे वो एएफसी है, ये कवर नहीं हो रही है, ये कवर नहीं होती है। और इस जगह फर्म बोलती है कि भैया हमारे पास एक ही रास्ता है, इस जगह हम लोग बंद कर देते हैं प्रोडक्शन को अपनी, हम चला जाते हैं इधर से, बाद में हमारी पोजीशन ठीक होगी हम वापस आ जाएंगे प्रोडक्शन में। इसका मतलब ये देखो जैसे यहां पर है, ये फर्म का प्राइस है और ये फर्म की वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट ऊपर क्यों है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा क्यों है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एएफसी प्लस एवीसी होता है। मैं आपको बोलता हूं एवीसी फर्म की 0 है, एवरेज कॉस्ट 100 है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 100 है तो एवरेज कॉस्ट भी तो 100 ही रहेगी। तो एवरेज कॉस्ट हमारी ये हिस्सा कवर नहीं हो रहा, हमारी कवर फर्म जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट कर पा रही है, लेकिन हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, जिस वजह से फर्म का खर्चा ज्यादा है और प्राइस जो फर्म को मिल रहा है, रेवेन्यू जिस खर्चा उसको मिल रहा है, खर्चा करके जिसको पैसे मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं फर्म को 100 का खर्चा हुआ है, फर्म को 100 रुपीज का खर्चा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो फर्म है वो रेवेन्यू जनरेट कर पड़ी 80 रुपीज का। तो मुझे एक बात बताओ यहां पर फर्म क्या करेगी काम, तो आप बोलोगे सर एक दो बारी देख लेंगे उसके बाद हम बंद कर देंगे, बोलेंगे हमें खर्चा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है इस जगह पे फर्म शट डाउन करना सोचती है, तो शट डाउन पॉइंट इसको बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको रिलेशन समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे जो मेन हिस्सा है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन कौन सा कंपटीशन है। 4 किस्म की मार्केट, देखो पहले होता है, एक चीज आपको मैं बताता हूं, देखो नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है। मार्केट होती है एक, मार्केट एक ऐसी प्लेस, डेफिनेशन लिख लो, वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट। अब ये मार्केट ये नहीं है कि हाँ भैया मार्केट कोई भी जगह हो सकती है, मार्केट आपके लिए फॉर एग्जाम्पल चौराहे पे अगर आप खड़े होके समझ लो बाइक का एक्सचेंज कर लेते हो, बाइक आपने खरीद लेते हो किसी बंदे सेकंड हैंड, वो भी मार्केट है। मार्केट एक ऐसी जगह है बस जहाँ पर बाय और सेलर मिलते हैं, आपस में सारा डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं और हम सामान खरीद लेते हैं। ऑलराइट, मार्केट 4 किस्म की होती है, बेसिक मार्केट होती है 2 किस्म की, एक होती है आपकी हमारी परफेक्ट मार्केट्स, एक होती है हमारी नॉन परफेक्ट। जिसको परफेक्ट मार्केट के अंदर आती है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हमने पढ़ना है पूरे चैप्टर के लिए। एक आती है हमारी मोनोपोली, एक आती है हमारी मोनोपोलिस्टिक, एक आती है हमारी ओलिगोपोली।
हायर क्लासेस में जाओगे तो और भी मार्केट्स आती हैं, डुओपॉली आती है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन रैंक में जाओगे। अभी के लिए याद रखो मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट और ओलिगोपोली, ये 4 बेसिक फॉर्म्स हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर फोकस तो हमको इस पे पढ़ना है, ये याद रखना है। मोनोपोली मार्केट में आपको तब भी एक और भी देता हूँ कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली का मतलब होता है कि भैया एक ही बंदा है, एक ही वन सेलर, एक ही सेलर बेच रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ रेलवे की टिकट, वो एक ही इंसान, अभी रेलवे वाले एक ही हैं यहाँ पर, तो उनको कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता, अपने हिसाब से वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। देखो मैं बोलता हूँ आपको, बच्चों की टिकट ना 5 साल तक फ्री है, उसके ऊपर हम सुनते हैं हाफ टिकट लेते हैं। अलग 18 जो बच्चा 10 साल के ऊपर उससे फुल टिकट लेते हैं। 60 साल के बंदे को कंसेशन देते हैं, वो मोनोपोली की मर्जी जितना मर्जी दें, 25% दे, 30% दे। ये आ गई मोनोपोली के अंदर कि एक सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो कंपटीशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, टूथपेस्ट की सोप की मार्केट है, पेस्ट की मार्केट है हमारी। सोप के कितने ब्रांड है, डव है, लक्स है, रेक्सोना है, ठीक है, उसके साथ अनलिमिटेड, लाइफ बॉय है, डेटोल है। इनका क्या रहता है, इनके बीच में कंपटीशन रहता है। मोनोपोलिस्टिक होते हैं जिसके अंदर हमारे सेलर होते हैं, बायर भी होते हैं, लेकिन वो लोग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बस उनकी ब्रांडिंग अलग होती है। जैसे लक्स का ब्रांडिंग है, डव की अपनी ब्रांडिंग है। ऑलराइट। ओलिगोपॉली होती है जिसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे कि आप बोलता हूँ मैं आपको, हमारे फोन का जो सिम वाला हम बेचते हैं ना, जैसे आपके पास जियो की सिम होगी, एयरटेल की होगी, किसी का BSNL होगी, किसी के पास VI होगी, वोडाफोन आइडिया होगी, ये किस्म के सिम है। यहाँ पर क्या है, देखो कितने सेलर गिने चुने, उंगलियों पे गिन लिए मैंने। गाड़ियों के ब्रांड बोलता हूँ इंडिया में आपको, आप बोलोगे सर Hyundai है, सर किया सेल्टॉस किया है, सर उसके बाद मारुति सुजुकी है। आप गिन सकते हो उंगलियों पे वो सारे ब्रांड, 10-12 ब्रांड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप गिन पा रहे हो। तो ये जो मार्केट है ओलिगोपोली, यहाँ पर क्या होता है, फ्यू सेलर होते हैं और यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है। यहाँ पर जो कंपटीशन है ओलिगोपोली में ना, वो सिर्फ कंपटीशन आपका एडो के दम पे चलता है, प्राइस के दम पे यहाँ कंपटीशन नहीं चलता। मोनोपोलिस्टिक वाले प्राइस पे कर सकते हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक वाले प्राइस पे कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन होता है ओलिगोपोली में, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर होता है, जिसकी एड जो दिखेगा वो बिकेगा, इनके दिमाग में ये होता है। ऑलराइट, सो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या है सिर्फ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका, अगर नहीं लिया तो उसको थोड़ा सा बैक कर लो, वापस ले लो एक बारी, बेटर रहेगा। चलो, परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट है, वो मार्केट जहां पर आपके पास अनगिनत, आप बस ये याद रखो इसको ना, देखो हाइपोथेटिकल मार्केट है काफी, ये याद रखना, हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, मन गणत कहानी है एक, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट ने बनाई है। ऐसी कोई मार्केट असली में नहीं है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैक्सिमम लोग इसका एग्जांपल नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका एग्जांपल है हमारा जो सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी अगर आप सुबह सुबह जाओगे ना, देखना सब्जी मंडी आपकी लगी होती है ना, वहां लोग एक ही रेट पे सामान बेच रहे होते हैं। समझ लो पालक बिक रही है, जो समझ लो आपके पालक है, आलू है, ठीक है, उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ आपको प्याज है, वो बिक रहे हैं यहाँ पर, 3 ये बेच रहे हैं। पालक 30 रुपए किलो है, आलू 30 रुपए किलो है, प्याज 30 रुपए किलो है। आप पूरी मंडी में घूमते रहोगे ना, आप देखना हर कोई इंसान इसी रेट पे सामान बेच रहा होगा, क्योंकि यही रेट पे उनको सामान मिला है। क्योंकि वो जब वहां पर गए थे सामान लेने के लिए, तोड़ों में भरने के लिए, अपने जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, सबको एक ही रेट पे सामान मिला होगा। किसी को ये नहीं हुआ होगा, किसी को 35 मिल गया होगा, किसी को 25 मिल गया होगा। सबको देखना आप, सबको 25 मिला होगा, तभी वो 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। वो आपस में अगर वो बोलते हैं ना कि हाँ भैया आज हमको महंगा हुआ है सब्जी, तो हम लोग थोड़ा महंगा कर लेंगे, तो वो सब महंगा करते हैं, एक बंदा महंगा नहीं करता। सब्जी मंडी की बात कर रहा हूं मैं, सुबह वाली, ये नहीं जो घर पे हॉकर वगैरह, पैडलर वगैरह जो चल रहे हैं ना सारे ऐसे कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सब्जी मंडी प्रॉपर बात। लेकिन आप इधर देखो, आप कुछ बच्चे यही बोलेंगे, सर कुछ लोग हम सस्ता भी ले लेते हैं, सर कभी कभी हम उनसे बार्गेन कर लेते हैं, 2-3 रुपये 5 रुपये कर लेते हैं, सर हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं सर कि हाँ, जब सर ये अभी सुबह सुबह लगाई होती, जब इन्होंने जाना होता, पेरिशेबल गुड है, जल्दी जल्दी भागना होता ना, तो यहाँ पर 25-25 का ही बेच देते हैं। इसी वजह से ये एक ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन। देखो असली में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ऐसे एज्यूम करते हैं, एज अजम्पशन करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सब होता है। अब देखो यहाँ सेलर भी बहुत है और बायर भी बहुत है, सब आइडेंटिकल, आलू सब आलू बेच रहे हैं, सब प्याज ही बेच रहे हैं। आप जो प्याज ले रहे हो, मैं जो प्याज ले रहा हूं, अलग तो है नहीं, प्याज तो प्याज है। तो आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं उनको, कि सिमिलर डिट्टो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं लोग। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब कि एक बंदा आज जिसने लगाई है, मर्जी है, आ गया, उसने आलू लिया, उसने भी लगा दिया,
या वो कोई बंदा वो जाना चाहता है वो चला जा सकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बंदे की वजह से मार्केट के प्राइस को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन टू ऑल द बायर्स एंड सेलर, सबको पता है 40 रुपए किलो या 30 रुपए किलो चल रहा है, हर एक बायर को पता है, अभी हर एक सेलर को भी ये चीज पता है, तो उन सबको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 पड़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। और लास्टली फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, मैंने आपको बोला इंडस्ट्री ने सबको एक ही प्राइस बताया, इस प्राइस पे है सामान, तो उन्होंने उस हिसाब से प्राइस लिया है, वहां से वो उन्होंने प्राइस टेकर है, उन्होंने लिया है। ऑलराइट, यही मैंने आपको ग्राफ बताया था, इसका ग्राफ देखो आप। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, ये देखो, एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डिमांड। यहां पर ये कौन सा है परफेक्टली, आगे आप बताओगे, जिसने देखा होगा, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है वो बताओगे आप लोग कौन सा है ये। ऑलराइट, अब यहां पर जो फर्म है प्राइस टेकिंग की बात सब चल रही है, देखो फर्म भी प्राइस टेकिंग है और बायर भी। क्यों, देखो अगर मैं बोलता हूं एक फर्म है, उसने मतलब कि ये प्राइस, उसको फर्म को प्राइस मिला है 40 रुपए किलो, 40 रुपीज पर किलो, सबको वही प्राइस मिला हुआ। अगर फर्म इससे नीचे बेचती है, 40 रुपए किलो से नीचे बेचती है, तो उसको लॉस हो जाएगा। अगर फर्म इसे महंगा बेचती है तो एज अ बायर आप उसके पास जाओगे ही नहीं, आप बोलोगे कैसे बेचूं मैं, तो तू महंगा बेच रहा है, तू 45 बेच रहा है, सब 40 बेच रहे हैं, मैं तेरे पास ऐसा खास क्या है। तो यहां पर जो फर्म है वो अपने प्राइस को छेड़ती नहीं। दूसरी जगह बायर क्या करता है, देखो बायर को पता 40 रुपए किलो चल रहा है सामान, बायर भी प्राइस को नहीं बदल पाता। अगर बायर किसी के पास जाता, बोलता भाई मुझे तू 30 रुपए किलो दे दे, वो बोलेगा यार क्यों क्यों मैं मेरे को 30 रुपए किलो क्यों दूं, तो वो बायर खरीद ही नहीं सकता कुछ भी, वो भी तभी खरीद पाएगा जब वो 40 रुपए देगा। ऑलराइट, ये एक सिचुएशन रहती है कि अगर सपोज अ फर्म रेजेस इट्स प्राइस अबव द मार्केट प्राइस, ठीक है, अब अगर वो समझ लो उसे 40 की जगह 40 बेच रहे हैं, उसने 50 रुपए बेचना शुरू कर दिया, वहां पर क्या होगा, सिंस ऑल द फर्म्स प्रोड्यूस द सेम गुड एंड ऑल बायर्स आर अवेयर ऑफ द मार्केट प्राइस, द फर्म लूजेस ऑल इट्स बायर। जो 50 बेच रहा है उसके पास जाएंगे, हम सब 40 वाले पास चले जाएंगे, बोलेंगे तू क्यों बेच रहा है महंगा, चलेंगे। ये सब चलता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक चीज हमने पढ़नी होती है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, हमने प्रोडक्शन होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होगा। ऐसे हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड होती है, सप्लाई होती है, ये क्रॉस करती है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन जब हम परफेक्ट कंपटीशन की पर्टिकुलरली बात करते हैं, यहां पर हमको 3 सिचुएशंस का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तभी होगा जहां पर प्रोड्यूसर को मोस्ट प्रॉफिट होगा। वो पॉइंट ऐसा तब पता चलेगा जब 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, देखो अगर मैं इस हिसाब से बनाऊं, ये आप सबको पता है एमआर पॉइंट है, एमआर मतलब की प्राइस मतलब एआर, तो इसको ध्यान में रखना, ये हमारा एमसी कर्व है। ऑलराइट, 3 कंडीशंस क्या है, पहली है एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे सर एमसी एमआर यहां पर भी बराबर है और ये भी पॉइंट है, ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है, यहां पर भी एमसी एमआर के बराबर है, यहां पर भी एमसी एमआर के बराबर आपको दिख रहा है यहां पर। ऑलराइट, दूसरा ये बोलता है एमसी राइजिंग होना चाहिए। अब बताओ यहां तो गिर रहा है, यहां राइज हो रहा है एमसी, दिस पॉइंट जहां पर राइज कर रहा है इसको बोलते हैं। ऑलराइट, ये हमने कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि, और तीसरा ये कि एमसी को कट करना चाहिए एमआर को नीचे से, ये देखो यहां से कट करेगा, ये हिस्से से कट करेगा। और ये 3 कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी तो आपका प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इसी को हमको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम लोग ये चीज करेंगे। ऑलराइट, उससे पहले हमको थोड़ा सा सप्लाई भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपको थोड़ा इंट्रो आज मिल जाएगा सप्लाई का भी। मैं भी रुक रहा हूँ, बने रहो बस। एक आपको कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, वो होता है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की क्या कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मैं समझ लो 1 लाख रुपए मेरे को सैलरी मिल सकती है, और ना मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बिजनेस के अंदर बैठता हूँ तो 1 लाख का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ऑलराइट, 2 ऑप्शन थे मेरे पास करियर के। मैं बिजनेस फैमिली से हूँ तो मेरे पास ना एक बिजनेस था वेल सेटल्ड, जहाँ पर मेरे को 50,000 रुपीज़ मंथली आराम से बनता था। एक मेरा दूसरा करियर ऑप्शन ये है कि मैं टीचर बनाऊँ, यहाँ पर मुझको 60,000 मंथली मिल रहा है, एग्जाम्पल चल रहा है। अब हुआ क्या,
अब मैं क्या किया, मैंने ना टीचर को ऑप्ट किया, मैं टीचर बन गया, मैं पढ़ा रहा हूँ सबको, ठीक है, मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर बन गया। मैंने इसके बदले क्या चीज़ छोड़ी, मैंने ये छोड़ा, इसको लेट गो किया, मतलब कि मेरे नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ा और मैंने उसके ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी को चुना, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है वो बताया हुआ है कि आपके पास 1000 रुपये जेब में है, आपका ऑप्शन क्या है, वो 1000 रुपये को आप लोग अपने घर पे रख सकते हो संभाल के, ठीक है, या फिर आप बैंक में जमा करा सकते हो, ठीक है, आपने बैंक में 10% पे किया, या वो 1000 रुपये बिजनेस पे अपने लगा सकते हो। आपने उसको 1000 रुपये को समझ लो बिजनेस में लगा दिया, तो आपने क्या क्या छोड़ा, आपने 10% इंटरेस्ट कमाना छोड़ दिया और आपने अपने घर पे पैसे रख सकते वो भी छोड़ दिए। ऑलराइट, ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है। अब आ गई बात सप्लाई की, बच्चों की सप्लाई क्या है, व्हाट इज सप्लाई। डिमांड हमने पढ़ा था, डिमांड क्या होता है कि हमने बोला था कि सर कितने प्राइस पे, क्या प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कि हाँ भैया अगर आ का प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, कि कितने प्राइस पे क्या विलिंग है इंसान लेने के लिए एक सामान को, एबल है, क्या वो विलिंग है और एबल है पर सामान खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम डिमांड बोलते हैं। उसी तरह सप्लाई होता है, सप्लाई के अंदर क्या होता है, एक फर्म एक पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंग है और एबल है सप्लाई करने के लिए, क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए मार्केट में प्राइस के हिसाब से। देखो कंज्यूमर क्या चाहता है, प्राइस कम से कम हो और क्वांटिटी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लेकिन सब जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि हम लोगों को प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम उसी ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। हम तो यही चाहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको, 5 रुपये प्राइस था और सप्लाई मेरी 10 रुपये थी। मेरे को पता चला जो प्राइस है आगे जाके बढ़ गया, प्राइस 10 रुपये हो गया, ऑब्वियसली मेरा मार्जिन बढ़ गया, अब मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा अपनी। मेरे को पता चला प्राइस 30 हो गया, मैं बोलूँगा 300 बना भाई, तू ज़्यादा फायदा हो रहा है हम लोगों को। तो ऑब्वियसली एज ए सप्लायर आप यही चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करो, वो ही बोलते हैं हम सप्लाई को। सप्लाई क्या होता है हमारा, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट एंटरप्राइज आर एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। इट इज़ द क्वांटिटी दैट इट चूजेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस, गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑलराइट, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, प्राइस एट विच फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, और टाइम पीरियड कि किस टाइम पे वो कितना सप्लाई करना चाहती है, वो सब तीनों चीज़ें काउंट की जाती है। जैसे डिमांड था वैसे ही सप्लाई है, बस फर्क कितना रहा है, सप्लाई के अंदर क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होगा तो फर्म ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करती है। उसी तरह जैसे डिमांड शेड्यूल है वैसे सप्लाई का भी शेड्यूल है। सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आप देख के बताते हो कि हाँ भैया ये देखो, इसको जूम ही कर लेता हूँ मैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस 1 रुपये था, 2, 3, 4, 5, ये सप्लाई का कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप याद रखना आप मेरी बात, कि जब प्राइस ज्यादा होगा तो फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी। तो ये अगर इसको मैं टेबुलर फॉर्म में शो करता हूं तो ये शेड्यूल बन जाता है, तो ये एक शेड्यूल है। अगर इसी चीज को, अगर ये जो टेबल था इसी को मैं ग्राफ में पुट करूं, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, इसी को मैं ग्राफ में पुट करूंगा, यहां पर प्राइस लिखा जाता है, यहां क्वांटिटी सप्लाई लिखी जाती है। इसी को मैं ग्राफ में पुट करूं, अगर यहां पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 प्राइस आपको दिया हुआ 1 2 3 4 5, यहां लिखा हुआ आपको 5 10 15 20 और 25। एक प्राइस पे 5 हुआ ये पॉइंट, 2 के ऊपर 10 हुआ ये पॉइंट, 3 के ऊपर 15 हुआ ये पॉइंट, 4 के ऊपर 20 हुआ, 5 के ऊपर 25 हो। इसको मैंने प्लॉट किया और इसी को मैंने ऐसे लाइन को जोड़ दिया सारे पॉइंटों को, तो ये मेरा सप्लाई कर्व हो जाएगा। मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। आई होप आप लोग समझ गए हो। ऑलराइट, जैसे डिमांड को फैक्टर्स कुछ इफेक्ट करते थे वैसे ही सप्लाई को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो एक ही है, वो है प्राइस। प्राइस तो इफेक्ट करेगा ही, मैंने आपको बताया प्राइस और सप्लाई के अंदर, क्वांटिटी सप्लाई में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि देखो यहां पर टेबल पे हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई घटती है। तो प्राइस का ये फैक्टर इफेक्ट करता है प्राइस, कि हाँ भैया ये लिखा हुआ है
कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, प्राइस गिरता है क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरती है, प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का अंदर, इसके अंदर क्या एग्जांपल है, देखो समझ लो आप एक फार्मर को देखते हो, आप देखते हो कि हाँ भैया दो चीजें हैं, एक है राइस उगाना, एक है दाल उगाना। ऑलराइट, राइस और दाल उगाना। आप लोग देखते हो कि राइस का जो प्राइस है मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, मैं इधर लिखता रहता हूं, राइस है और एक दाल बताई हुई है, ठीक है। राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है मार्केट में, जो समझ लो राइस था 20 रुपए किलो था और दाल हमारी भी 20 रुपए किलो थी। अब फर्म प्रोड्यूसर दोनों प्रोड्यूस करेगा, वो दोनों सप्लाई कर रहे हैं, अचानक से उसको दिखा कि राइस का प्राइस बढ़ गया, वो हो गया 40 रुपए किलो और दाल का प्राइस उतना ही है। अब ऑब्वियसली बात है, अब प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, जो दाल पे कुछ उसने प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए थे, फैक्टर जो लगाए थे, थोड़े इनपुट लगाए थे, उसमें से समझ लो थोड़े से इनपुट वो राइस की तरफ शिफ्ट कर देगा, ताकि हमारी राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो और हमें ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो आप ये चीज देखो कि इसी प्राइस पे, सेम प्राइस के ऊपर पहले भी हमारे एक चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, इससे पता चलता है कि रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी हमारी बात की जाती है। देखो दाल और राइस दोनों खाने के आइटम है, अगर आप देखते हो कि प्राइस जो राइस का है वो बढ़ गया है, दाल का प्राइस उतना ही है, तो आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो राइस की, ये क्वांटिटी सप्लाई। ऑलराइट, फिर आता प्राइस ऑफ इनपुट या फैक्टर। अगर मैं बात बोलता हूं आपको, आप समझ लो कपड़े के व्यापारी हो, आप लोग शर्ट बनाते हो, तो शर्ट बनाने के लिए मेन चीज आपको चाहिए कॉटन का कपड़ा, कॉटन चाहिए। अब मैं बोलता हूं कॉटन का प्राइस महंगा हो गया, कॉटन का प्राइस महंगा होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम होगी? आपका खर्चा बढ़ा, आप बोलोगे मेरा सर खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा तो आप फंसोगे या बचोगे? खर्चा बढ़ेगा तो आप बोलोगे यार खर्चा मेरा बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं? वही बात करें कि अगर इनपुट ज्यादा हो जाए, अगर फैक्टर का प्राइस ज्यादा हो जाए, इनपुट का प्राइस ज्यादा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल आपका इनपुट का प्राइस का कॉटन का ज्यादा हो जाए, क्लॉथ की प्रोडक्शन, आप लोग क्या करोगे? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी आगे क्लॉथ की, यहाँ का खर्चा ज्यादा पड़ेगा, विच विल रिड्यूस प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट अगर कम हो जाएगा तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे ही नहीं, आप डिक्रीज कर दोगे सप्लाई। ऑलराइट, फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई के अंदर। जब भी सप्लाई फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग ना, तो हमको टेक्नोलॉजी को मद्देनजर में रखना पड़ता है। इन सप्लाई हमको टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो हमारी प्रोडक्शन बेटर होती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है, हम लोग ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आप इसमें लिखोगे बेटर टेक्नोलॉजी सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है ना। इसी जगह मैं दूसरा बोलता हूं ओल्ड या ऑब्सोलीट, जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑब्सोलीट को बोलते हैं हम लोग वो टेक्नोलॉजी जो अब किसी काम की नहीं है, जो पुरानी हो चुकी है, उसकी वजह से सप्लाई हम लोग कम करते हैं। क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप लोगों को सप्लाई ज्यादा करोगे, यही बात। फिर टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार, अगर मैं बोलता हूं कि सरकार ने आप पे टैक्स बढ़ा दिए, आपके टैक्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप लोग अपनी सप्लाई को क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा, क्योंकि अब टैक्स मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, मैं इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता। सरकार बोलती है कि पहले 5% अगर रॉ मटेरियल खरीदने पे आपको टैक्स देना था, अब हुआ क्या, वो मैं बोलता हूं सरकार ने बदल के 15% कर दिया। 5 से सरकार 15 पे आ गई। ऑब्वियसली बात, आप बोलोगे यार भाई इसकी सप्लाई थोड़ी कम कर देते हैं, टैक्स बढ़ गया। इसी जगह अगर मैं बोलूं सरकार ने टैक्स अब 15% से टैक्स 2% पे कर दिया, टैक्स गिर गया, तो आप लोग सप्लाई बढ़ा दोगे। टैक्सेशन पॉलिसी। और लास्टली बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म की। ऑब्जेक्टिव मतलब कि देखो एज अ प्रोड्यूसर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, एक होता है हमारा सेल्स बढ़ाना, सेल्स इंक्रीज करो या प्रॉफिट इंक्रीज करो। और ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना मेन एजेंडा है, आप प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोग सप्लाई तभी करोगे, सप्लाई ज्यादा होगी जब प्राइस ज्यादा हो। आप उस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इतना नहीं करोगे, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना ध्यान में रखोगे। लेकिन जब आपने सेल्स ज्यादा करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेच पाओ, तो आप लोग ऐसी सप्लाई करोगे, अपनी सप्लाई बहुत ज्यादा रखोगे आप। ऑलराइट, अगर मैं एक बार वापस मैं समझा देता हूं, देखो
शायद से मेरे से मिस्टेक हो गया, आई गेस सो, बट हाँ कभी कभी हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ आपको प्रोड्यूसर के 2 गोल हैं, जो सेल इंक्रीज या प्रॉफिट इंक्रीज। प्रॉफिट कब इंक्रीज करना चाहता है एक सेलर? जब उसको दिखता है कि हाँ भैया प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो देखे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर बोलता है कि मेरे को सेल्स बढ़ानी है ना, वो बोलेगा भाई अपनी सप्लाई बढ़ाए रखो तुम लोग, तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन कम भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है। वो होते हैं 2 जगह। ऑलराइट, और लास्टली हम पढ़ेंगे आज के लिए सप्लाई फंक्शन क्या है। ऑलराइट, ये पार्ट 1 के अंदर लास्ट टॉपिक आपका सप्लाई फंक्शन। सप्लाई जैसे डिमांड का फंक्शन था वैसे सप्लाई का फंक्शन है, मतलब कि अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और सप्लाई के अंदर, कि सप्लाई के अंदर क्वांटिटी कितनी आप सप्लाई करो और कितने फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी हम बात करते हैं हम लोग कि हाँ भाई सप्लाई फंक्शन या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एसएन क्या है? क्वांटिटी सप्लाई कितनी की है। पीएन मतलब प्राइस, पीआर में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पीएफ मतलब प्राइस ऑफ इनपुट या फैक्टर, टी मतलब टेक्नोलॉजी, टीआर मतलब टैक्स रेट, या जी मतलब गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। इन सबका फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है आपको कि हाँ भैया सप्लाई और सप्लाई फंक्शन क्या है। और अगर इसको डायग्रामेटिकली प्रूव करना हो मेरे को, तो बेसिक डायग्राम ये बनती है सप्लाई फंक्शन की, कि एस एन इज इक्वल टू एफ फंक्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस, कि हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है। ये याद रखना मेरी बात। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस वाज योर पार्ट 1, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू और थोड़ा सा सप्लाई को देख लिया है। अगले वीडियो के अंदर आपको सप्लाई कंप्लीट होगा और साथ में सिचुएशंस देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन की, कैसे फर्म कितना कब प्रोड्यूस करती है, क्या वो फैक्टर्स देखती है, कौन सी कॉस्ट को वो ध्यान रखती है। अगर आप लोगों ने कॉस्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट ही है यहाँ तक अगर पहुँचे हो ना, तो पहली बात तो वीडियो को लाइक कर लो। और अगर आपने कॉस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके सर के ऊपर से निकल गई होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि डिमांड नहीं देखा आपने, प्रोडक्शन नहीं देखा आपने, कॉस्ट नहीं देखा, और अगर आप सीधे परफेक्ट कंपटीशन को देखना शुरू हो गए हो ना, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आई अश्योर यू, एक बार वो देख के आओ, बहुत इजी वे लगेगा, फिर ये बहुत इजी में लगेगा। ऑलराइट, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे चीतों। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, हम लोग सप्लाई को खत्म करेंगे। टिल देन गुड बाय।